संविधान लागू तो किया, अमल नहीं किया गया है। ये सबूत दे रहा, अमल नहीं किया गया। अमल होता तो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हो गया होता भारत। अमल अगर हो गया होता तो भारत में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हो गया होता, लोकतांत्रिक क्रांति हो गई होती और आम आदमी शक्तिशाली हो गया होता, साधारण आदमी शक्तिशाली हो गया होगा। ऐसा नहीं होने दिया गया, इसको रोका गया। इस व्यवस्था को जो ब्राह्मणवादी समाज बनाया, लोकतांत्रिक समाज नहीं बनने दिया, इसको बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। मुझे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, वामन मेश्राम को एमएलए एमपी नहीं बनना है। मेरा लक्ष्य है मेरा समाज शासन करती जमात बने। ये वामन मेश्राम कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। समाज मेरा शासन करती जमात बने, इसके लिए हमारी लड़ाई है। उम्र की 19 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, अभी 65 साल मेरी उम्र हो गई है। सरकारी नियमों के अनुसार 60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड होने के बाद 5 साल हो गए हैं, मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ, और 20 साल तक इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं। जब 89वें साल में आडवाणी ने मोदी को कहा कि नहीं, तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं बनूंगा। जब आडवाणी 89 साल में प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकता है, तो मैं 65 साल से और 20 साल मिला हो तो 85 ही साल होगा भाई, 89 तो नहीं होगा। और ये 20 साल में हम ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करें। चलो, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को राम नाम सत्य समझ में आता है। मैं तो समझता था मुझे अकेले कोई समझ में आता है, नहीं, अब लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये बदलने के लिए ये सारा का सारा मामला जो है, बदलने के लिए ये सारा का सारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक गठबंधन बनाया गया है। ये राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा काम करेगा और सामाजिक संगठनों को देश भर में इकट्ठा करने के लिए भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठबंधन बनाकर काम करेगा। ये दोनों क्षेत्रों में काम करेगा। साथियों, ये ध्यान रखें। अब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या करेगा? 2-3 बातें बताकर समाप्त करना है। पहली बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हमने ऐलान किया, तो ऐलान करने के बाद में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 साल के लिए एक शेड्यूल कास्ट का आदमी मुख्यमंत्री होगा। 2.5 साल के लिए एक शेड्यूल कास्ट का आदमी मुख्यमंत्री होगा। ये 2.5 साल के लिए, ये देखिए, ये है परमेंद्र प्रताप सिंह, आगरा के रहने वाले हैं।
जाटव समाज के है और शेड्यूल कास्ट के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट रहे। और ये जो राम सुरेश वर्मा जी है, एक ओबीसी के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दिया तो 2.5 साल राम सुरेश वर्मा जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कौन जाति के हैं? तो ये अंबेडकर नगर फैजाबाद के कुर्मी जाति के ओबीसी है। दूसरा ये एक कुर्मी जाति के है, ओबीसी है। और तीसरा किसान है, किसानों के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसान आंदोलन में जो कानून पीछे लिए गए, उसके लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में दिल्ली में झंडा गाड़कर, डंडा गाड़कर के, पंडाल लगा करके आंदोलन करने वाले किसान नेता है। बीजेपी ने किसान को मुख्यमंत्री नहीं बनवाया, कांग्रेस ने नहीं बनवाया, बीएसपी ने नहीं बनवाया और समाजवादी ने भी नहीं बनवाया, घोषित नहीं किया उम्मीदवार। बहुजन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ये राम स्वरूप वर्मा जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हो गया 2.5 साल। 5 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। पहला उप मुख्यमंत्री खड़े हो जाइए, ये अपने मेहरबान अली जी। मैं जब ओवैसी साहब को मिला तो मैंने उनको पूछा, आप समाजवादी पार्टी को डिप्टी सीएम की मांग क्यों कर रहे हो? तो देने वाले नहीं है। चलो मैं कहता हूं, हम गठबंधन बनाते हैं, ले लो डिप्टी सीएम। उधर काहे के लिए मांग रहे हो? तो हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया तो मेहरबान अली जी को, जो राजनीति में लगभग 40 साल, कितने साल हुए मेहरबान अली जी? 72 साल की उम्र हो गई है और लगभग 50 साल राजनीति में है। अच्छा 78 साल के हैं तो बहुत ज्यादा समय, लंबा समय जो है। तो 72 से अगर है तो इसका मतलब है 28 और 22 50 साल। आज राजनीति में सीनियर राजनीतिक है, घर बैठे नहीं है, लड़ने वाले व्यक्ति है। इनको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया है। दूसरे डिप्टी सीएम है डॉक्टर रघुनंदन निषाद। एक डॉक्टर है और निषाद उर्फ मल्लाह और अपनी फूलन देवी के भतीजे भांजे है, फूलन देवी के भांजे है और ये भी लड़ाकू है। अब आए थे ऑफिस में तो राइफल लेके, अरे ये काहे के लिए लाए, रखना जरूरी है। तो इस तरह से आज मैंने कहा डॉक्टर हो भाई, इंजेक्शन लगाने का बजाय ये क्या लेके चल रहे हैं, रखना पड़ता है। आत्मरक्षा में सरकार का लाइसेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से डॉक्टर रघुनंदन निषाद पढ़े लिखे एमबीसी के डिप्टी सीएम के दूसरे कैंडिडेट। तीसरे कैंडिडेट हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, आजमगढ़ के डॉक्टर, यानी एमबीबीएस डॉक्टर, अनपढ़ नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर। जैसे हमारे डीपी सिंह साहब रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो रिटायर होने के बाद भी इंजीनियर ही रहता है, तो इसलिए इंजीनियर डीपी सिंह लिखा जाता है, ध्यान रखना। जैसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होता है
तो भी वो रिटायर्ड जस्टिस होता है, जस्टिस लिखा जाता है उसको, वो मरते जम तक उसके साथ रहता है। तो इस तरह से डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा ये आजमगढ़ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के एमबीसी के डॉक्टर है और उनको बनाया गया है। दूसरे एमबीसी के कैंडिडेट है। चौथे है राम अजोर सरोज। जैसे शेड्यूल कास्ट में जाटो चमार, इनकी संख्या पहले नंबर की है, तो दूसरे नंबर की संख्या उत्तर प्रदेश में पासी जाति की है। तो ये राम अजोर सरोज शेड्यूल कास्ट के पासी जाति के हैं। और काशीराम जी के समय से वामसेन में कार्यरत है, अभी रिटायर्ड हो गए तो भी मंडलीय प्रमुख थे। इनको अभी डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान। 5वें नंबर के जो उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है दिनेश लोधी, ये हमारे 15-20 साल से कार्यरत लोधी समाज के। और ये जो इलाका है, कौन सा इलाका भाई यूपी का? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में उसका विकास नहीं हुआ। इतनी बड़ी गंगा नदी यूपी में बहती है, मगर वहां की महिलाओं को 5-5 किलोमीटर पानी के पीने के लिए जाकर के पानी लाना पड़ता है। अगर हमारी सरकार बनी तो इन सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। किसी राजनीतिक दल ने यह आश्वासन नहीं दिया, और यह आश्वासन 100% 100 रुपए का स्टैम्प लगा करके दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमने अमल नहीं किया तो आप कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ केस दायर कर सकते हो। क्या बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने, योगी ने या किसी भी राजनीतिक दल ने क्या कोई स्टैम्प पेपर पर घोषणा पत्र लिखकर दिया? बिल्कुल नहीं दिया। उनको पूछो देते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं? ये कारण नहीं बता सकते, मगर नहीं देते। क्यों? आपको मैं बताता हूं। जो नहीं बता सकते वो क्या कारण है? क्योंकि वो जो आश्वासन देते हैं वो पालन नहीं करते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं, इसलिए स्टैम्प पेपर पर नहीं लिखवाते हैं। हमने स्टैम्प पेपर पर लिखवाया, जो आश्वासन देंगे, जो वादा करेंगे, निभाएंगे। बुंदेलखंड की महिलाओं को 5-5 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है ना। अगर हमको सरकार बनी तो हम गंगा की एक नहर बुंदेलखंड लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भरूच के पास नदी है नर्मदा, भरूच के पास दक्षिण गुजरात में, तो वहां का पानी वो कच्छ में लेके गए 2000 किलोमीटर दूर। वो इतना लंबा लेके जा सकते हैं। कानपुर में गंगा आती है, कानपुर से बुंदेलखंड गंगा की एक नहर निकाल कर नहीं लेके जा सकते। जा सकते हैं, मगर नीयत नहीं है। अगर हम लोगों को अवसर मिला तो हम लोग गंगा की एक नहर, अरे गंगा में तो 12 पानी है भाई। हिमालय में बर्फ जो है, गर्मी के दिनों में पानी बनता है, पानी बनकर बर्फ जो है नदी में आता है। तो गंगा ऐसी नदी है जो 12 है, यानी उसमें 12 माह पानी रहता है बहता हुआ। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं वो 6 माही पानी है, उसमें
6 माह पानी रहता है, 6 माह ही सूख जाता है। पानी बारमाही नहीं रहता है। तो ये गंगा का पानी बुंदेलखंड लेके जाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र का पानी हर साल लाखों करोड़ का नुकसान होता है। अरे बांध बनाओ और पानी साउथ इंडिया में लेके जाओ। साउथ इंडिया में जो पानी का अकाल है, ब्रह्मपुत्र का पानी सारे साउथ इंडिया में फैल जाएगा और पानी का कोई अकाल नहीं होगा। खेती को पानी मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, इंडस्ट्री लगाने के लिए पानी मिलेगा और वाटर लेवल, जो जमीन की वाटर लेवल नीचे जा रही है, वो वाटर लेवल ऊपर आएगी। 500 फीट नीचे खोदने के बाद में पानी लगता है और अगर ब्रह्मपुत्र का पानी साउथ इंडिया में लेके जाओ, 100 फीट के ऊपर पानी वाटर लेवल आ जाएगी। इतना पानी जमीन में अंदर जज्ब होगा। अरे किया जा सकता है। भारत सरकार का बजट कितना है जानते हो? भारत सरकार ने अभी कल परसों बजट घोषित किया। वो बजट का आंकड़ा था 38 लाख करोड़। 38 लाख करोड़ ये कितना होता है? हमारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कितना होता है। हमारे लोगों की औकात लाख वाली है। अब इंजीनियर डीपी सिंह की करोड़ वाली हो गई है, मगर वो एका देखा होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से तो करोड़ समझ में नहीं आता। 38 लाख करोड़। मैंने प्रोफेसर, मैथ का प्रोफेसर को पूछा, गुरुजी ये 38 लाख करोड़ रुपया कितना होता है? कागज में शून्य लिखकर बताओ तो उसने कहा पता नहीं। मैं भी इतना शून्य नहीं लगा सकता, इतना शून्य होता है। इतना 1 साल का बजट है भारत सरकार का। राज्य सरकार का अलग है। ये तो केंद्र सरकार का बता रहा हूं। राज्य सरकार का अलग, महानगर पालिका का अलग। बॉम्बे महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ का, नगर महापालिका का। ऐसी महानगर पालिकाएं हमारे देश में कई है। 100 से कम महानगर पालिकाएं नहीं होगी। 714, 714 जिले हैं, उसमें 100 से कम महानगर पालिका नहीं होगी। तो जिला पंचायत का बजट अलग, तालुका पंचायत का बजट अलग, नगर पालिका का बजट अलग, ग्राम पंचायत का बजट अलग। पैसे की कोई कमी नहीं है। 100 लाख करोड़ रुपए का तो भारत सरकार पर कर्जा है। 100 लाख करोड़ कर्जा है। कहां गया भाई पैसा? एक पैसा जो है कहां गया? एक गरीब के हिस्से में क्यों नहीं आ रहा है? अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो अखबार में खबर छपकर आई। क्या छपकर आई? कि 20 लाख करोड़ रुपया इनकी प्रॉपर्टी असेट संपदा थी, 33 लाख करोड़ हो गई। अगर अभी नया आंकड़ा आ गया, उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी 23 लाख करोड़ थी, वो 53 लाख करोड़ हो गई है।
इसका मतलब है कोविड काल में उद्योगपतियों की संपदा 30 लाख करोड़ बढ़ गई है। तो पैसा गरीब के हिस्से में क्यों नहीं आता है? नरेंद्र मोदी कहता है विकास 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 विकास। तो हमने कहा उसके आदमी को पूछा, विकास के बारे में कुछ जानते हो? तो गांव का बुजुर्ग आदमी कहा जानते हैं, क्यों नहीं जानते? हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। क्या समझ रखा है आपने? हम जानते नहीं है नारायण के बेटे का नाम विकास है। हमने कहा चाचा नारायण के बेटा विकास उसका नहीं पूछ रहा हूं, ये जो नरेंद्र मोदी जो विकास विकास बोल रहे हैं वो विकास के बारे में कुछ जानते हो? ये तो हमें तो ये विकास कहीं मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया कभी। हमारे गांव में हम रह रहे, बचपन से लेकर अब तक बूढ़े हो गए, मगर ये देखा नहीं हमने कभी। देखो नरेंद्र मोदी को पूछा, वो विकास विकास कहता भाई यूपी में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। एयरपोर्ट में क्या होता है? रोडवेज पर बस चलती है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे चलती है, एयरपोर्ट पर फ्लाइट चलती है। तो जब एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी कहता 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हमने यूपी में, विकास किया, तो हमारे लोग जब फ्लाइट उड़ती है बड़ा आवाज होता है, तो हमारे लोग घर के अंदर से दौड़ते हुए आंगन में आते हैं और आंगन में आकर क्या करते हैं? एरोप्लेन जा, बस इतना ही उसका देखने भर का ही उसका अरमान होता है। वो जिंदगी में बैठने की कभी सोचता नहीं है और कल्पना नहीं करता कि हम बैठेंगे। तो ये विकास है नरेंद्र मोदी का, जिसका आम आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा उसने कहा देखो यूपी में हमने विकास क्या किया, 1 लेन का रोड था 2 लेन वाला बनाया, 2 लेन का था 4 लेन रोड बनाया, 4 लेन वाला था 6 लेन बनाया, 6 लेन वाला था 8 लेन बनाया। हमने बनाया कैसा? बात तो सही, ये बात तो मानना पड़ेगा, बात सही है। मगर वो जो एक्सप्रेस हाईवे रोड है उस पर लिखा होता है इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर पैदल नहीं चल सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते। इसका सीधा सीधा मतलब है ये विकास तो है मगर आम आदमी का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है आम आदमी के लिए इन लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारे लोगों की क्या उम्मीदें हैं, साधारण लोगों की क्या उम्मीदें हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी क्या उम्मीदें हैं? रोटी कपड़ा और मकान, इज्जत से। रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से। इज्जत से समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात। नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहा है 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। एक मुफ्त का अनाज खाने से हराम का खून बनेगा। हमारे लोग इस देश में 2-3 हजार साल से मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके रोटी कमा कर खाना चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए। तुम्हारे हराम का 5 किलो अनाज
नहीं चाहिए। हमारे लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार तो हम मेहनत करने के लिए तैयार है और कमाई हुई ईमान की रोटी खाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, सम्मान की रोटी खाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कितने प्रधानमंत्री बने देश में। तमाम प्रधानमंत्रियों ने रोटी, कपड़ा और मकान की 75 साल आजादी में व्यवस्था नहीं की। जिन प्रधानमंत्रियों ने आम आदमी के रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं की, उन लोगों को मैं नालायक होने का सर्टिफिकेट अता करता हूं। वो प्रधानमंत्री आम आदमी की बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से, शिक्षा। वो ये नहीं कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने के लिए भेजो। नहीं, वो बोलते गांव में एक स्कूल होना चाहिए और हमारा बच्चा हमारे ही गांव में स्कूल में जाना चाहिए। ये लोग जो है 6.5 लाख गांव में से 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं। 75 साल के आजादी में सरकारी आंकड़ा है 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है। 3 किलोमीटर अंतर, 5 किलोमीटर अंतर, कहीं कहीं 7 किलोमीटर अंतर स्कूल में पढ़ने को बच्चों को जाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने, इनकी सरकारें रही, मायावती ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? बच्चों को अब भविष्य में पैदल चलना नहीं होगा, उनको रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिले। रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिलेगा। तो हमने सोशल मीडिया की टीम गांव में भेज दी, तो जाओ भाई जानकारी करो कि सरकार ने, योगी ने, अखिलेश ने, मायावती ने, मोदी ने ऐसा निर्णय लिया, इस पर आपका क्या कहना है। स्कूल के पास बच्चों को जाकर पूछा ऐसा ऐसा ये ऐसा निर्णय हुआ है। कहा निर्णय तो बहुत अच्छा है, निर्णय तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे गांव में रोड नहीं, हमारे गांव में रोड नहीं है। तो रोडवेज कहां से हो? रोड ही नहीं है तो रोडवेज, अरे रोड होगा तो रोडवेज होगा, रोड ही नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही नहीं होगा तो फ्री में बैठने को मिलेगा, कहां से फ्री में मिलेगा? तो इस तरह से ये लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इतना साधारण काम नहीं कर पाए 75 साल की आजादी में। चीन अमेरिका के बराबर चला गया, समान तारीखों को हमारे देश आजाद हो गए। चाइना अमेरिका के बराबरी में आ गया और कहीं कहीं वो अमेरिका से भी आगे चला गया। हम लोग अमेरिका के बराबरी में तो छोड़ो, चाइना से भी कहीं ज्यादा पीछे। तो इस तरह से जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात साथियों समझना जरूरी है। इसलिए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बातें हम लोग करेंगे कि हम लोगों को कम से कम 10 गांव के अंदर, जैसे 6.5 लाख गांव है,
तो 10 गांव को मिलाकर अगर आप प्लान बनाओ तो 65,000 स्कूल होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर 65,000 बढ़िया स्कूल 10 गांव के सेंटर में बनाया जा सकता है। रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल, और वहां उन बच्चों को जाना आना नहीं होगा, रेसिडेंशियल व्यवस्था होगी और बेहतरीन किस्म की एजुकेशन वहां बच्चों को उपलब्ध होगी और गांव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा किया जा सकता है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता, गरीब पॉवर्टी लाइन का मुद्दा था। तो एक काल में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में लोग नीचे चले गए, तो हमने घोषणा पत्र में एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीवन यापन करने वाले लोगों के 5 लोगों के परिवार को 11,000 रुपया महीना उनके अकाउंट में डाला जाएगा। 5 लोगों के परिवार में महीने को 11,000 रुपया अकाउंट महिला के नाम पर होगा। घर का मुखिया महिला को माना जाएगा, नहीं तो आदमी को मानेंगे तो वो 11,000 आएंगे, वो पौवा पीतर उधर ही उधर कर देगा, तो गरीबी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए परिवार का मुखिया कानून बनाकर महिला को माना जाएगा। बैंक से पैसा निकालने का काम भी उसका ही अधिकार होगा, खर्चा करने का भी अधिकार होगा और उस परिवार में स्त्री या पुरुष जो भी सक्षम होगा, सरकार का उसको काम करना होगा। जो सरकार काम देगी वो महीना उसको करना पड़ेगा। तो इससे जानते हो क्या होगा? 11,000 भी मिलेंगे और सम्मान भी मिलेगा। काम करके 11,000 मुफ्त का नहीं ले रहा हो, और 11,000 मिलेगा। अपने बच्चों को स्कूल में ड्रेस, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था, इतना हर करने भर से हो जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है, प्लान बनाने की जरूरत है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने गरीब केंद्रित विकास की कोई योजना बनाई आज तक? एरोप्लेन का बनाया, 6 लेन बनाया, 8 लेन बनाया। अरे गरीब को आधार बनाकर गरीब के विकास की कोई योजना बनाई नहीं बनाई जा सकती, ऐसा कौन कहता? बनाया जा सकता है। 10 गांव में जो किसान हैं वो जो फसल निकालते हैं 10 गांव के बाहर, वो फसल नहीं जाएगी। 10 गांव के सेंटर में किसान की कोऑपरेटिव इंडस्ट्री खड़ी होगी, वहां किसान का ही कच्चा माल जाएगा। जितना कच्चा माल पैदा होता है उसकी प्रक्रिया का उद्योग वही चलेगा और 1 रुपया खर्चा होगा तो किसान को 3 रुपया मिलेगा। ये तो 1.5 रुपया देने के तैयार नहीं, 3 रुपया मिलेगा इस तरीके से। और इस तरह से वहां उद्योग होगा तो रोजगार भी होगा। उसके लिए सहारनपुर के बच्चों को बॉम्बे जाना, पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। उसके इलाके में ही किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को वहां जॉब मिलेगा और साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में इतना डेवलपमेंट होगा, एक इंडस्ट्री की 10 इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और ये जो गांव के लोग शहरों में पलायन कर रहे और शहरों का विकास, अव्यवस्थित विकास हो रहा है, वहां पानी का सप्लाई करने के लिए डैम बनाया किसान के लिए। अब पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही सरकार को शहरों के लिए, तो किसान को खेती में पानी देना मुश्किल हो रहा है। सारी योजना बनाई जा सकती है। अगर आप 5,000 शहर गांव को एक सेंटर बना और वहां एक शहर बना, वहां कोई
बॉम्बे या बड़े शहरों में एक आदमी भी पलायन नहीं करेगा, वही शहर डेवलप करेगा। तो ये जो बहुत बड़े बड़ा बॉम्बे जाओ, 2 करोड़ लोग एक शहर में रहते, 2 करोड़, अरे कैसी व्यवस्था होगी? योजना बनाई जा सकती, तो ये सारा काम किया जा सकता है, ये सारा का सारा काम किया जा सकता है, मगर अभी तक जिन लोगों को सरकार बनाने का जनता ने मौका दिया तो नालायक थे, वो लोग नालायक निकले हैं। और इसीलिए 90% गांवों के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जीवन यापन कर रहे हैं, 75% शहरों के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, और नई पॉवर्टी लाइन, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन डेवलप हो। ये दुख भरी कहानी बहुत लंबी है, और अगर मैं ये दुख भरी कहानी कहता रहूंगा तो आपको दुख ही दुख होता रहेगा। इसका इलाज भी है, और ये इलाज जो है एक मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, और 100 रुपए के स्टैंप पर दिया हुआ है, और हमारा उम्मीदवार स्टैंप पेपर पर लिख कर दे रहा है। कोई भी पार्टी का आदमी स्टैंप पेपर पर लिख कर नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको धोखा करना है। धोखेबाज को बदलना होगा, और आपके साथ आपका विकास करने वाला व्यक्ति चुनकर भेजना होगा, ऐसा सरकार लानी होगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।